हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जैक क्लास टेंथ का दोस्तों कल एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कल जैक क्लास टेंथ क्लास वालों का कल साइंस का दोस्तों एग्जाम है। दोस्तों साइंस का यानी दोस्तों विज्ञान का कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कल आप लोगों का विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। और दोस्तों, मैं उससे पहले आज आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल आपका एग्जाम में जिस प्रकार से जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30+50, क्या दोस्तों 30+50, यानी कि दोस्तों आपका 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दोस्तों आपका सब्जेक्टिव का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 50 नंबर का आप लोगों का जो है रहेगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करके लाया हूं। दोस्तों क्वेश्चन तैयार करके लाया हूं जिसमें से दोस्तों आपके बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछने की जो है संभावना है। और दोस्तों आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। इसमें से दोस्तों मैं आप लोगों को जो है 30 ऑब्जेक्टिव और दोस्तों 50 नंबर का जो है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में जो है दोस्तों मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आप वीडियो को स्किप करके जाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। दोस्तों आप वीडियो को जो है स्किप करके जाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जा अगर आप कल एग्जाम में बैठते हैं तो आपको फिर दिक्कत होगा अगर आप ये वीडियो नहीं देखते हैं तो, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप वीडियो को देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से जो है लाभ मिल सके। अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। कल आप लोगों का एग्जाम है दोस्तों विज्ञान का, जो कि आपका 9:45 से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो हम लोग विज्ञान का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। 30 ऑब्जेक्टिव+50 सब्जेक्टिव, 50 बोले तो 50 नंबर का हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों आपका क्या कहता है, 1 × 1 × 30, यानी कि दोस्तों एक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने, तो आपको सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए आपका 1 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो यहाँ पूछा गया किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसे आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए आपका कहता क्या आधी होती है, या फिर दूसरा पूछा गया दुगुनी, तीसरा में आपका 3 गुनी और चौथा में आपका चौथाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पहला नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो आपको उस दर्पण का नाम बताना है दोस्तों जो कि बिंब का सीधा और तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। पहला ऑप्शन कहता है देखिए अवतल दर्पण, दूसरा कहता है उत्तल दर्पण, तीसरा कहता है समतल दर्पण और चौथा कहता है आपका परवलयिक दर्पण। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है आपका सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 3 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो उत्तल लेंस को कहाँ रखेंगे दोस्तों, तो पहला ऑप्शन कहता है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा ऑप्शन कहता है फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, अब तीसरा कहता है अनंत पर और चौथा कहता है आपका लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो 3 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को हम लोग उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखेंगे। कहाँ तो अनंत पर रखेंगे। 3 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी। तो आपका 3 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों
ये आपका 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, क्या दोस्तों, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, काफ़ी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो क्या होगी दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है -1D, दूसरा ऑप्शन कहता है 1D, सी कहता है 2D, और आपका चौथा कहता है 1.5D। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1D। क्या दोस्तों, 1D होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वह क्या है। पहला ऑप्शन कहता है कोर्निया, बी कहता है परितारिका, सी कहता है पुतली, और डी कहता है आपका दृष्टिपटल। तो 5 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न कहता है दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन देखिए कहता है आपका उत्तल लेंस, बी कहता है अवतल लेंस, सी कहता है आपका बायोफोकल लेंस, और डी कहता है आपका बेलनाकार लेंस। तो 6 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को हम लोग जो है दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा दूर करते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है दोस्तों। आपका 7 नंबर का पहला ऑप्शन कहता है देखिए किलोवाट घंटा, बी कहता है आपका वाट घंटा, सी कहता है वाट, और डी कहता है आपका जूल। तो 7 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो है दोस्तों आपका किलोवाट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए 8 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, क्या कहता है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है श्रेणी क्रम, बी कहता है पार्श्व क्रम, सी कहता है ए और बी दोनों, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो आपका विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम श्रेणी में जोड़ा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए क्या कहता है दोस्तों 9 नंबर का वैद्युत प्रेरण की परिघटना है, तो वैद्युत प्रेरण की परिघटना है क्या है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन कहता है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। देखिए आपका कहता है अगला भी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय उत्पन्न करने की प्रक्रिया। सी कहता है आपका देखिए कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण कुंडली प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। डी कहता है आपका किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा देखिए, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गणित के कारण कुंडली प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न कहता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या। पहला ऑप्शन कहता है पवन, दूसरा कहता है कोयला, तीसरा कहता है सूर्य, और चौथा कहता है आपका जल। तो आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, कोयला जो आपका अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पवन भी है, जल भी है, आपका सूर्य भी। तो ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और आपका अनवीकरणीय पूछा जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न कहता है आपका देखिए दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। पहला ऑप्शन कहता है सी, देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है CaCO3, दूसरा ऑप्शन कहता है CaOH2, और तीसरा ऑप्शन कहता है CaHCO3, और आपका चौथा कहता है CaSO4। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CaOH2। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो भोजन में पाचन किस प्रकार का है दोस्तों, तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियोजन अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन का पचना आपका वियोजन अभिक्रिया है, आप लोग याद कीजिए रखिएगा। देखिए आपका 13 नंबर का प्रश्न कहता है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो अम्ल के जलीय विलयन में आपका उत्पन्न होता है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, H+ आयन। क्या दोस्तों, H+ आयन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर कहता है किसी विलयन का pH मान 10 है, वह होगा, तो वह क्या होगा दोस्तों, तो देखिए आप लोग समझ लीजिए, विलयन pH मान पूछा है, आपका pH स्केल जो होता है दोस्तों इस तरह से होता है, जो कि आपका 0 से लेकर 14 तक का होता है pH स्केल। बीच में आपका होता है 7, जो कि दोस्तों देखिए आपका ये आपका 0 से 7 तक जो रहेगा वो आपका अम्लीय होगा। क्या दोस्तों, अम्लीय होगा। और आपका 7 से लेकर 14 तक जो होगा वो आपका क्या होगा, क्षारक, यानी कि क्षारकीय होगा दोस्तों, क्षारकीय। तो आपका यहाँ पूछा गया है क्या दोस्तों, आपका 10, तो pH मान 10, तो यहाँ आपका जो 0 से लेकर 14 तक है, यहाँ पे आपका 7 है, तो इधर 7 से इधर कितना 14 तक, तो आपका यहाँ क्या कितना पूछा है, 10 पूछा गया, तो आपका pH मान 10 पूछा गया, तो आपका क्या होगा, तो आपका होगा दोस्तों क्या, क्षार। तो 14 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो आपका क्या होगा, क्षार होगा। और आपका यही 10 यानी कि 7 से अगर नीचे 2 पूछा जाता, 1 पूछा जाता, या फिर 3 या फिर 5 या फिर 6 पूछा जाता, तो आपका कितना होता दोस्तों, तो आपका होता अम्ल। और आपका 7 पूछा जाता दोस्तों, 7, तो आपका क्या होता, उदासीन, उदासीन होता। आपका 7 पूछेगा तो आपका क्या होगा दोस्तों, उदासीन होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 15 नंबर का प्रश्न कहता है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 16 नंबर का प्रश्न कहता है वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो वह कौन सा धातु है दोस्तों, वो विद्युत का सुचालक है। तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, तो वह धातु क्या है, ग्रेफाइट जो है अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक है। 17 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों, तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम है आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर का प्रश्न कहता है एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्केन, एल्काइन, एल्किन, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों में से कोई भी पूछ देगा तब फिर क्या कीजिएगा, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, एल्केन, एल्काइन और एल्किन, ये सब याद कर लीजिएगा। देखिए तो 18 नंबर में पूछा है आपका एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो क्या है दोस्तों, तो आपका 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, CnH2n-2, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो देखिए आपका 19 नंबर का प्रश्न कहता है कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह है, तो कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह क्या है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, डबल बॉन्ड CO। क्या दोस्तों, डबल बॉन्ड CO। तो आप लोग दोस्तों इसका पहचानने का तरीका अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तो किस बॉन्ड में क्या होता है, आप लोग अच्छी तरीका से है जो तरीका सीख लीजिएगा। तो डबल बॉन्ड CO आपका कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 20 नंबर का प्रश्न कहता है आवर्त सारणी के उद्ग्रह, क्या दोस्तों, उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहते हैं, तो उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहते हैं। 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग। तो आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को वर्ग कहते हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो
मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 22 नंबर कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, पहला कहता 2 और दूसरा कहता है आपका 8 और तीसरा कहता है 1 और चौथा कहता है 4। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर चौथा। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 23 नंबर का प्रश्न कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो आपका उत्तरदायी है क्या है, सोचने के लिए या फिर हृदय स्पंदन के लिए या फिर शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और डी कहता है इनमें से सभी। तो 23 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो मस्तिष्क आपका उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सभी के लिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24 नंबर का प्रश्न कहता है एक नर हार्मोन है। तो एक नर हार्मोन क्या है दोस्तों। तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन आपका एक नर हार्मोन है। एक नर हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25 नंबर का प्रश्न कहता है दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो ये आपका एक चित्र दिया हुआ है, तो ये किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन कहता है मुकुलन, दूसरा कहता है कायिक प्रवर्धन, तीसरा कहता है द्विखंडन और पुनरुद्भवन। तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। क्या तो कायिक प्रवर्धन जो है आपका इस चित्र कायिक प्रवर्धन को दर्शा रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26 नंबर का प्रश्न कहता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन तथा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए आपका पहला ऑप्शन कहता है निषेचन, बी कहता है प्रागण, तीसरा कहता है अंकुरण, चौथा कहता है संलयन। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेचन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग कहते हैं निषेचन। 27 नंबर का प्रश्न कहता है पक्षी और चमगादड़ के पंख है। तो पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है समजात अंग, दूसरा कहता है अवशेषी अंग, तीसरा कहता है जीवाश्म और आप समजात अंग, चौथा आपका असमजात अंग कहता है। 27 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असमजात अंग। क्या तो पक्षी और चमगादड़ के पंख है असमजात अंग। 28 नंबर का प्रश्न क्या कहता है निम्नांकित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है। तो निम्नांकित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है दोस्तों। आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। क्या दोस्तों, मीथेन। और मीथेन का आपका सूत्र दोस्तों क्या है, CH4। क्या दोस्तों, CH4। आइए आपका मीथेन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29 नंबर का प्रश्न कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है आपका क्या दोस्तों। तो 29 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 आपको ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 30 नंबर का प्रश्न कहता है किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो किसी आहार श्रृंखला में जो है शाकाहारी का निर्माण होता है दोस्तों। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, द्वितीय पोषी स्तर का होता है। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव का दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग देख लिए। और दोस्तों मैं पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। इससे बाहर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। आप लोग जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ वो सारा क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं दोस्तों, तो आप अच्छी तरीके से आपका नंबर उठ जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा आपका एग्जाम में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला देखिए इस खंड में कुल 8 प्रश्न है जिनमें से 6 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। तो आपका टोटल जो है 8 प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, उसमें से आपको 6 प्रश्न हल करना है और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा
2 या फिर 3 लाइन में उत्तर देना, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना। 2 से 3 लाइन में आपको उत्तर देना है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न कहता है अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखे। तो अवतल दर्पण के 2 उपयोग कौन कौन है दोस्तों? देखिए पहला ऑप्शन, पहला उत्तर है आपका सोलर कुकर में और दूसरा आपका मोटर कार के हेडलाइट में। तो ये अवतल दर्पण का 2 उपयोग है, तो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 32 नंबर का प्रश्न कहता है उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखे। तो आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में जो आपको अंतर लिखना है। तो उत्तर देखिए उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर। तो पहले तो आपको पेज में जो इस तरह से लकीर खींच लेना है और एक साइड आपको लिखना है उत्तल लेंस, क्या दोस्तों, उत्तल लेंस, और दूसरा साइड अवतल लेंस लिखना है। इसी तरह से आप लोग लिखिएगा तो आपको 2 में 2 नंबर पूरा मिलेगा। तो पहला देखिए क्या कहता है, उत्तल लेंस में आपको लिखना है यह बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। अवतल लेंस साइड कहता है यह बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। देखिए उत्तल लेंस में बी कहता है इसमें किरणें संचरित होती है। बी में कहता है देखिए अवतल लेंस में इसमें किरणें अपसरित होती है। सी कहता है देखिए इसमें वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। और अवतल लेंस में इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों आपका 33 नंबर का प्रश्न कहता है दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। अगला वीडियो आप लोग देख लिए हैं, जो मैं पहले जो वीडियो अपलोड किया हूं तो इसमें आपको मैं बताया हूं निकट दृष्टि दोष। क्या दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, तो उसका जस्ट उल्टा। तो देखिए आपका कहता है क्या, दीर्घ दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु वह निकट की रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। मैंने बताया था दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष में जो है दूर का वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन निकट का वस्तु को जो है नहीं देख सकता है। तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आपके एग्जाम में कल देखने को जरूर मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन को रट कर जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ अथवा करके 33 नंबर में ही और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो 33 नंबर में ही अथवा करके इसी टाइप में आपका रहेगा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो स्वच्छ आकाश का रंग क्यों नीला होता है पूछा गया है। तो उत्तर देखिए स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्या होता है। उत्तर देखिए प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश प्रकीर्णन होता है। लाल रंग अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग कम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 34 नंबर का प्रश्न का दिए गए चित्र को देखें और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए आपका जो है चित्र दिया हुआ है, आपको इस चित्र को देखकर उत्तर देना। चित्र 1 देखिए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाई गई है। तो इस चित्र में दोस्तों इस चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाई गई। दूसरा क्वेश्चन है देखिए एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त होने वाला उत्पादों के नाम अथवा संकेत लिखिए। दूसरा में आपका एनोड तथा कैथोड पर प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम अथवा संकेत को लिखना है। तो उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा। देखिए पहला में है उत्तर अपघटन अभिक्रिया, पहला का आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया। और दूसरा का देखिए एक आता है एनोड ऑक्सीजन यानी कि O2 को दर्शाता है। और देखिए बी में आपका कैथोड जो है हाइड्रोजन को दर्शाता है। देखिए बी H2। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न कहता है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के केवल 2 तत्वों की क्यों है। तो क्यों है 2 तत्वों की ही क्यों है। उत्तर के प्रथम आवर्त में केवल एक इलेक्ट्रॉन कोष होता है जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व रह सकते हैं। हाइड्रोजन का एक कक्ष होता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम का भी एक कक्ष होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्व H तथा हाइड्रोजन तथा हीलियम को रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 36 नंबर का प्रश्न कहता है प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं। निम्न प्रकार्यात्मक समूह
के नाम लिखें। तो प्रकार्यात्मक समूह किसे कहते हैं पूछा गया, और इस प्रकार्यात्मक समूह का नाम लिखना है। पहला समूह में देखिए C बराबर O, देखिए पहला बन COH2, फिर CSO, फिर OH दिया हुआ है। तो उत्तर देखिए आपका क्या कहता है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वे समूह जिनके ऊपर यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है उसे प्रकारात्मक समूह कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह का नाम, तो देखिए नाम, पहला को क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। दूसरा में आपका दिया गया है बी में, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सी में आपका है क्या, एल्डिहाइड, और डी आपका क्या है, एल्कोहल। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न कहता है, प्रागण व निषेचन क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो किस प्रकार भिन्न है, उत्तर देखिए प्रागण व निषेचन क्रिया में भिन्नता। तो एक साइड प्रागण क्रिया लिखिएगा, दूसरा साइड निषेचन। आप लोग इसी तरह से लिखिएगा वहां। देखिए ए नंबर का था, वह क्रिया जिसमें प्रागण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं प्रागण कहलाते हैं। दूसरा था, वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं निषेचन कहलाती है। बी कहता है, जनन क्रिया का प्रथम चरण है। बी कहता है, जनन क्रिया का दूसरा चरण है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। सी में कहता है, देखिए प्रागण क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रागण क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला देखिए स्वपरागण और पर प्रागण। देखिए सी कहता है, निषेचन क्रिया में निषेचन क्रिया भी दो प्रकार के हैं, बाह्य निषेचन एवं आंतरिक निषेचन। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 38 नंबर का प्रश्न कहता है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दे। उत्तर देखिए, किसी पारितंत्र में पदार्थों का चक्रीय प्रवाह खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण घास, हिरन, शेर। तो पहला जो है घास, तो घास को किसने खाया, हिरन ने, और हिरन को किसने खाया, शेर ने। तो अथवा करके आपका 38 नंबर में फिर एक प्रश्न दिया गया है, इसी प्रकार से आपको दिया रहेगा। देखिए, खनन का हमारे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है। तो खनन का हमारे पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है। उधर देखिए, खनन से प्रदूषण होता है क्योंकि धातु के निष्कर्षण के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातु मल भी निकलता है, जिससे पर्यावरण को क्षति पहुंचता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, और इस तरह से हम लोग जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न था 38 नंबर तक, जिसमें हम लोग सॉल्व किए। बढ़ते हैं हम लोग अब जो है लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका कहता है, इस खंड में कुल 8 प्रश्न है, जिनमें से 6 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 3 नंबर का एक प्रश्न है। 39 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ हल, एफ बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर, यू बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर, भी बराबर यानी कि हमको भी निकालना है, H1 बराबर 2 सेंटीमीटर, H2 बराबर, ये आपको निकालना है। तो देखिए लेंस सूत्र से, तो आपका ये लेंस सूत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए आप, तो चलिए आप लोग जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग देख लीजिए और आप लोग अच्छी तरीके से जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 40 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, विद्युत टोस्टर तथा विद्युत स्टीरियो के तापमान अवयव शुद्ध धातु के नाम बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते हैं, उत्तर देखिए दोस्तों आपका क्या, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता। इस कारण इनका उपयोग जो है स्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापमान में युक्तियों में होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 42 नंबर का प्रश्न का, वियोजन अभिक्रिया को संयोजित अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखे। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं का समीकरण भी आपको लिखना है। उत्तर देखिए, संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ आपका संयोजन अभिक्रिया का जो आपका समीकरण है 2H2 प्लस O2, फिर इस तरह से दिया गया, फिर 2H2O, फिर वियोजन अभिक्रिया का 2H2O विद्युत अपघटन, देखिए फिर 2H2O प्लस
CO2। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अथवा करके यहाँ एक और प्रश्न दिया हुआ है, विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है? विरंजक चूर्ण के 3 महत्वपूर्ण उपयोग लिखे। तो विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है और विरंजक चूर्ण को आपको 3 महत्वपूर्ण उपयोग लिखना है। तो उत्तर देखिए, शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2, ये शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए यहाँ CaO2OH2 प्लस Cl2, फिर 40 डिग्री दिया हुआ CaOCl2 प्लस H2O। देखिए विरंजक चूर्ण के महत्वपूर्ण उपयोग क्या। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण उपयोग आपका क्या क्या है। कपड़ों के विरंजन के लिए बी कहता है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। 80 कहता है पीने वाले जल को जीवाणुओं में मुक्त कराने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए 44 नंबर का प्रश्न कहता साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर लिखे। तो साबुन और अपमार्जक में 3 अंतर लिखना है आपको। उत्तर साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुन एक साइड लिखिएगा, अपमार्जक और इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा। तो देखिए आपका पहला कहता है साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। इसमें COO माइनस Na प्लस आयन होते हैं। अपमार्जक में देखिए सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। इनमें आयनिक समूह -SO3 माइनस Na प्लस होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए बी कहता है ये कठोर जल से अच्छी धुलाई नहीं देते हैं। इनकी क्रिया जल की कठोरता से प्रभावित नहीं होती है, अतः ये अच्छे धुलाई काम माने जाते हैं। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो है 43 ही सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है 44 से 52 तक दोस्तों, 44 से 52 तक जो मैं अगला वीडियो में अपलोड कर दूंगा। कुछ ही देर में मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। इसलिए तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं कुछ ही देर में जो अगला क्वेश्चन है जो कि 5 नंबरी क्वेश्चन है, तो 5 नंबर का जो कि कल एग्जाम में आना तय है, वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।